हाँ जी बच्चों, आई होप एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। एग्जाम बहुत ही पास है कि ये जो आपकी वीडियो होने वाली है ये जीके के लिए होने वाली है। अगर आप हमारे उन बच्चों में से हैं जो जिन्होंने सुपर 100 बैच ज्वाइन कर रखा है, तो मुझे पता चला है कि आपकी परफॉर्मेंस 20 से 30 मार्क्स से इम्प्रूव ही हो रही है। दिस वेरी गुड। और जो नहीं है वो इस बैच के बारे में इसमें जान सकते हैं। आप ऐप विनय कक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका बेनिफिट वहां से उठा सकते हैं। अदरवाइज कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट नंबर, टेलीग्राम चैनल और इंस्टा पे विनय कक्षा की ऑफिशियल प्रोफाइल भी मेंशन कर रखी है और प्रिया ठाकुर _432 मेरी प्रोफाइल है। जीके से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको फ्री रिसोर्सेज चाहिए, पीडीएफ चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए, तो आप ऐप पे जाके फ्री रिसोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। सो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो ये जीके के क्वेश्चंस है, आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिल्टर और पीवाईक्यूज है। पीवाईक्यू करके जैसे प्रीवियस वीडियोस हम कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मुझे जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले क्या करना है। बिकॉज जीके बहुत वाइड है। जीके ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक सब्जेक्ट नहीं है, जिसमें 3 से 4 सब्जेक्ट है। आपको इको पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, तो कैसे सारा करें। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक एक समझदार बच्चा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करके जाएगा। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? क्वेश्चन है आपका, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो उसे तो आता ही होगा। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बेसिकली ये होता है क्या है, आपकी कंट्री है, कंट्री के अंदर गुड्स बनते हैं, कंट्री के अंदर सर्विसेज भी प्रोवाइड होती है। जैसे हम टीचर्स है तो टीचर्स क्या देते हैं? सर्विस देते हैं। डॉक्टर क्या देता है? सर्विस देता है। आप डॉक्टर को उसकी सर्विस देने का, आपकी फीस होती है 100 रुपए 500 रुपए, उसकी सर्विस का पैसा देते हैं। और गुड्स तो आपने सामान हो गया, आपने पेन बुक जो भी आप सामान खरीदते हो उस पर जो पैसा देते हो वो आपका गुड होता है। अब इसमें क्या होता है, इस पर टैक्स जाता है। ठीक है, आपने तो 12 रुपए का चिप्स खरीद दिया, अब उसमें 2 रुपए का टैक्स था, तो क्या आपने वो टैक्स जाके सीधा गवर्नमेंट को सबमिट करा? नहीं, आपने सिर्फ वो चिप्स का पैकेट खरीदा और चिप्स के पैकेट के पैसे आपने रिटेलर को दिए। वो रिटेलर आगे जाके सबमिट करेगा तो वो इनडायरेक्टली टैक्स को कहां जाएगा? गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। अब जो ये जीएसटी है ये रिसेंटली ही आया था। तो जीएसटी हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है जो इससे रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशन और सुपरविजन का ध्यान रखता है। तो अभी रिसेंटली ही क्या हुआ था, जीएसटी के जो रेट है वो चेंज हुए। जीएसटी एक रेट नहीं है जो सब पे लगता है। आपका पहली बात तो 0% रेट है अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई सामान खरीदते हो, जैसे बच्चे मैप खरीदते हैं, ठीक है, स्टेशनरी का कोई सामान खरीदते हैं, उस पर 0% टैक्स है। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे आपने फ्रिज खरीदा, एसी खरीदा, टीवी खरीदा, तो उस पर आप 18% टैक्स दे रहे हो। सेम 18% अगर आप कोई ऑटोमोबाइल खरीद रहे हो, कार, तो उसमें भी आप 18% टैक्स दे रहे हो। ठीक, डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप खरीद रहे हो तो उसमें 5% है। ध्यान रखना, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो तो 5%, लेकिन अगर आप खुला दूध खरीद रहे हो, ठीक है, अनपैकेज दूध खरीद रहे हो, तो उसमें क्या है आपका 0% है। बिकॉज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में 0% टैक्स है। आप अपनी मार्केट में जाते हो, सब्जी मंडी लगती है, वहां पे आप सब्जी खरीदते हो, आप सिर्फ डायरेक्ट पैसा उस बंदे को देते हो, कोई टैक्स नहीं जाता उसमें। तो इससे रिलेटेड ये सारी चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब जीएसटी लाया क्यों गया? जीएसटी कब आया था, कौन से साल में आया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बिकॉज थोड़ा तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, पता तो चले। नहीं, जीएसटी लाया क्यों गया था ये बताइए। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो पहले क्या होता था, बहुत तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो हर प्रोडक्ट पे बार बार अलग अलग स्टेजेस में लगाए जाते थे। जैसे मान लो मेरे पास आटा है, आटे से मैंने ब्रेड बनाई और ब्रेड से भी बाद में उसका सैंडविच बिक रहा है। ठीक है, तो जिसने आटा खरीद रहा होगा उसने भी टैक्स दिया, जिसने ब्रेड खरीदी होगी आटे से बनी हुई फिर उसने भी टैक्स दिया, जिसने सैंडविच खरीदा होगा ब्रेड से बना हुआ फिर उसने भी टैक्स दिया। तो टैक्स एक ही प्रोडक्ट पे क्या चला गया, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट था उसपे 3 बार टैक्स चला गया। बल्कि इतना नहीं बनता तो इसको क्या हुआ, जब टैक्स की डबल काउंटिंग हो रही है, डबल टैक्सेशन हो रहा है, तो इसे कॉमर्स में क्या बोला जाता है, इकोनॉमी में इसे क्या बोला जाता है, डबल काउंटिंग। तो ये डबल काउंटिंग का कंसेप्ट हटाने के लिए हमने क्या करा, वन सिंगल टैक्स रहेगा आपके गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो क्या रखा हमने, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस
टैक्स का। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जीएसटी क्यों लागू करा गया, क्यों लाया गया, बिकॉज ये डबल काउंटिंग इफेक्ट वाला सिस्टम हटाना था ताकि एक बार में ही टैक्स है। अब अगर आप कहो कि जीएसटी में क्या होता है कि जो आटे पे जितना जीएसटी गया और ब्रेड पे जितना जीएसटी गया, तो इसमें जो बंदा है जिसने सामान खरीदा होगा वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि मैं आटे पे पहले से ही 5 रुपए टैक्स दे चुका हूँ, ब्रेड पे अगर 15 रुपए बन रहा है तो जो 5 रुपए वो दे चुका है और 15 रुपए भी दे चुका है, तो जो 5 रुपए उसने पहले पे कर दिए थे वो उसको वापिस आ जाते हैं, रिटर्न आ जाते हैं, और उस रिटर्न को क्या बोला जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीजें बता दी आपको, इसमें मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी और कि वो बहुत डिटेल, बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, हमें आगे भी क्वेश्चंस करने हैं। Who among the following established Indian House and the Indian Sociologists in 1905? तो निम्नलिखित में से किसने 1905 में इंडियन हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना की थी? क्या वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, एओ हुम थे, या श्यामजी कृष्णा थे, या स्वामी दयानंद सरस्वती थे? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 1905 चल रहा है, कौन सा टाइम चल रहा है, जब इंडिया क्या कर रही थी, अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी आजादी के लिए स्ट्रगल कर रही थी, ये वो वाला टाइम चल रहा है। तो इंडियन हाउस बना था, ठीक है, तो बेसिकली था क्या, ये एक स्टूडेंट रेजिडेंस था, स्टूडेंट की रहने की जगह थी जहां पे रेवोल्यूशनरी के आगे क्या क्रांति लानी है, कब कौन सा प्रोटेस्ट करना है, वो रेवोल्यूशनरी बातें वहां पे होती थी। तो एक रेवोल्यूशनरी सेंटर था और स्टूडेंट का रेजिडेंट का एक प्लेस था, ये उस टाइम पे बना था। और ये किसने बनाया था, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है, ये एक मंथली मैगजीन या मंथली जर्नल निकलता था, ठीक है, जिसमें एंटी कॉलोनियल बातें होती थी कि ये जो कॉलोनियल रूल है ये फार्मर्स के लिए ये कर रहा है, लोगों को ऐसे एक्सप्लॉइट कर रहा है, कम वेजेस दे रहा है, इसने सॉल्ट पे भी टैक्स लगा रखा है, तो ये सारी बातें होती थी। तो ये दोनों आपको मैंने बता दिया, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सब इंडिया में नहीं हो रहा, ये सब कहाँ हो रहा था, लंदन में हो रहा था। लंदन 1905 में इंडियन हाउस किसने एस्टैब्लिश करा था? तो इसका आंसर ऐसे याद करा देती हूँ, तीन टर्म्स में नाम जना है और दो जो नाम है कृष्णा, वो दोनों ही कृष्ण के लिए यूज होते हैं, कृष्णा श्याम जी। तो श्याम जी कृष्णा करके आप इसका नाम याद रखेंगे, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे जिन्होंने ये इंडियन हाउस और इंडियन सोशलिस्ट एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, आगे Who was the leader of Indian National Congress at the time of Lucknow Pact in 1916? तो ध्यान रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर जब 1916 का दौरान चल रहा था, ठीक है, लखनऊ सेशन हुआ था, ये बड़ा ही हिस्टोरिकल इवेंट था। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक इवेंट था। तो इसमें ऐसा क्या हुआ था कि भाई ऐतिहासिक हो गया था ये? तो लखनऊ इवेंट में उस टाइम पे लीडर चल रहे थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, और वो ऐतिहासिक क्यों कहलाता है? बिकॉज पहली बार जो मुस्लिम लीग अलग से बनी हुई थी, जिनके लीडर हुए थे आपके जिन्ना, मोहम्मद जिन्ना, और बाल गंगाधर तिलक यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, दर्शा रहे थे, इनके बीच में एक समझौता हो गया था, एक एग्रीमेंट हुआ था। उस समझौते के अकॉर्डिंग, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये डिसाइड हुआ था कि हम एक्सेप्ट कर लेगी, कांग्रेस क्या एक्सेप्ट करा था कि सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट, यानी कि इनका अलग से इलेक्शन सिस्टम, कि अगर एक मुस्लिम कम्युनिटी ही एक मुस्लिम लीडर को इलेक्ट करेगी और उसे वोट भी मुस्लिम कम्युनिटी ही देगी। वो कहते थे कि भाई हमारी कम्युनिटी अलग है तो हमें रिप्रेजेंट करने वाला बंदा भी हमारी कम्युनिटी से होना चाहिए। तो पहले तो बड़ा अगेंस्ट चल रहा था कि नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे डिवाइड हो जाएंगे, हम डिवाइड हो जाएंगे, लड़ाइयां होंगी, बट एट लास्ट इतनी डिमांड थी, इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे अपनी डिमांड को लेके, रिजिड थे डिमांड को लेके, कि वो एक्सेप्ट करना पड़ा। तो बड़ा ही हिस्टोरिकल इवेंट था। तो इसमें और ज्यादा कुछ जानने को नहीं है, हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आफ्टर द सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, विच मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? इसका मतलब ये है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने कौन से प्रमुख परिवर्तन लेके आया था अपने कानून में? क्योंकि देखो क्या हुआ था, जो 1857 का रिवोल्ट था वो माना जाता है कि पहली बार फर्स्ट इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ वॉर इसे माना जाता है। क्यों? बिकॉज पहली बार ऐसा हुआ था कि हमने देखा कि दिल्ली,
और स्टेट्स के साथ साथ, ठीक है, और स्टेट सारे मिलजुल के एकजुट होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठाई है। मतलब पहले क्या हो रहा था, कोई मराठा में कुछ हो रहा था वो अलग लड़ रहे हैं, झांसी में कुछ हो रहा था वो अलग लड़ रहे हैं, अवध में कुछ हो रहा था वो अलग लड़ रहे हैं, सिख के साथ कुछ हो रहा था वो अलग रिवॉल्ट कर रहे हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, ऐसी आवाज उठी जो देश के मेजर मेजर रीजन से होती हुई गई। तो से कोई लोग, कोई हिस्टोरियन से फर्स्ट इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ वार भी मानते कि पहली बार लोगों ने आजादी के लिए आवाज उठाई, मिलजुट के, यूनाइट हुए। अब इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन डर गया थोड़ा कि यार अभी तो सब सही चल रहा था, फिर कैसे ये एकजुट कैसे हो गए, इनको कैसे अपने राइट्स और अधिकार के बारे में नॉलेज हो गई। तो उसके चक्कर में इन्होंने देखा कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी ये तो नहीं कंट्रोल कर पा रही अब ये इंडियंस को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म करके इन्होंने ब्रिटिश क्राउन का रूल लगा दिया कि अब जो भी रिपोर्ट होगी डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट होगी। और ब्रिटिश क्राउन ने अपने रिप्रेजेंटेटिव रख दिए इंडिया के अंदर, जिसमें पहले आपकी पोजीशन चल रही थी गवर्नर जनरल बोला जाता था, जिसे अब उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, वाइसरॉय। और पहले हमारे सबसे पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। ये सीधा डायरेक्टली जो भी रिपोर्ट होती थी सीधा किसको रिपोर्ट करते थे, अपने ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करते थे। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारी चीजें अपने अपने तरफ लेती थी, बहुत करप्शन भी होता था इनके साथ, लेकिन ब्रिटिश क्राउन को जब ये सब पता चला तो उन्होंने ये सारे चेंजेस लेके आए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज EIC ईस्ट इंडिया कंपनी हटा दिया, ब्रिटिश क्राउन रूल एस्टैब्लिश कर दिया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाइसरॉय आ गया, गवर्नर जनरल की पोजीशन चली गई, लॉर्ड कैनिंग पहले आपके गवर्नर जनरल थे। और जो पहले चल रहा था इसका एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, एक पॉलिसी चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसमें क्या बोला जाता था कि कोई भी राजा अगर अपना लीगल एयर यानी कि उत्तराधिकारी नहीं है, उसके पास अपना बायोलॉजिकल अपना बच्चा नहीं है और वो उसको नहीं बना, तो क्या करेंगे, वो सीधा वो राज्य सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ जाएगा। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी कहती थी। तो जैसे झांसी की जो रानी थी उन्होंने अडॉप्ट किया था, अपना नहीं था, तो उसके चक्कर में काफी लड़ाई हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। अपना बायोलॉजिकल ईयर नहीं है तो उसे अडॉप्ट भी करेगा, तो अडॉप्ट वाले बच्चे को वो अपना आगे वाला राज्य नहीं सौंप सकता। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो चल रही थी, अब इस दौरान 1858 में आके, बिकॉज इतने रिवोल्ट हुए उसको लेके, 1858 में आके वो चीज हटा दी गई, अबॉलिश कर दी गई। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हमें दिख पा रहे हैं, क्या पढ़ पा रहे हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस दी थी इंडियन रूलर्स को, नहीं। इंडियन पार्लियामेंट बनाया था, नहीं। डायरेक्ट रूल आया था, ये सही लग रहा है। और फॉर्मेशन ऑफ INC हुई थी, नहीं। वो तो बच्चा आपकी आगे अभी क्वेश्चन आएगा मेरे ख्याल से 1885 में। ठीक, तो करेक्ट आंसर मिल गया आपको। कंसेप्ट क्लियर है, इमेज क्लियर है, कहानी क्लियर है, तो आप आंसर अपने आप ढूंढ सकते हैं। Next question. Which organization in India is responsible for estimating domestic product using different method? तो अगर इससे पहले वाला लेक्चर आपने देखे है तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा कि मैम डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बेच के निकलती है वो डोमेस्टिक इनकम होती है। और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैं क्लियर कर चुकी हूँ। आप जरूर देखिए प्रीवियस लेक्चर, क्योंकि उसमें एक एक बताया हुआ फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक बता, क्योंकि मैंने खुद फिल्टर आउट करे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ के जाना ही जाना है। भारत में कौन सा संगठन विभिन्न विधियों के उपयोग करके घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने के लिए जिम्मेदार है, यानी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इन चारों में से, प्लानिंग कमीशन, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करती है। ठीक है, तो आपको पता है हमारा जो भारत है, भारत जितनी भी चीज क्या कर रहा है, बना रहा है, सामान बना रहा है भारत के अंदर अंदर, तो वो क्या कहलाता है आपका डोमेस्टिक, यानी कि घरेलू। अब वो मान लो कोई इनकम बाहर से भी आ रही है, कुछ इनकम चाइना से आ रही है, कुछ इनकम रशिया में आ रही है, कैसे हमने सामान बेच दिया इन्हें, ठीक है, US से आ रही है, अगर उसकी इनकम में मैं प्लस कर दूंगी अपनी इंटरनेशनल इनकम, तो ये डोमेस्टिक इनकम क्या बन जाती है, मेरी नेशनल इनकम। आप अगर न्यूज में सुनते हैं जीडीपी क्या है, तो जीडीपी क्या होती है, पूरे साल जितना गुड्स एंड सर्विसेज बना, एक साल का गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कितनी है, उस सामान की टोटल कॉस्ट या टोटल वैल्यू क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है, और वही आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो जीडीपी इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी की इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, तो ये पता होना चाहिए। तो प्लानिंग कमीशन तो भैया प्लान्स बनाती है आपके लिए, RBI आपके बैंक को कंट्रोल करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपका टैक्सेशन सिस्टम ऑफ फाइनेंस देखती है। तो सिर्फ एक स्टैटिस्टिक और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सारी की सारी चीजें कैलकुलेट करती है।
जो फर्स्ट टाइम कंसेप्ट आया था नेशनल इनकम एस्टिमेशन का, कि पहली बार नेशनल इनकम कि हमें ऐसा कुछ करना भी चाहिए, नेशनल इनकम अपनी कैलकुलेट भी करनी चाहिए, ये सिस्टम कौन लेके आया था? यही आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स लेके आई थी। आगे, विच इंडियन नेवल बेसल डेवलप फॉर अंडर वाटर रेस्क्यू एंड डीप सी ऑपरेशन। ठीक है, इंडियन नेवी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अंडर वाटर काम करने के लिए, डीप सी ऑपरेशन करने के लिए समुद्र के अंदर वाज कमीशन विच कमीशन विद स्पेशल ग्रेड स्टील। उसमें ग्रेड स्टील के प्लेट्स लगे हुए हैं, सप्लाइड बाय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बहुत ही फेमस कंपनी SAI स्टील बनाती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नौ सेना पोत को, जिसे अंतर्जलीय बचाव करने के लिए या गंभीर सागर प्रचालन के विकसित किया गया था, भारतीय स्थापित प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की गई विशेष श्रेणी की स्टील प्लेट के साथ चालू करा गया। तो उसमें विशेष की स्टील प्लेट लगी हुई है, तो ये किसमें करा गया? तो इसका करेक्ट आंसर करंट अफेयर्स है, तो करेक्ट आंसर मैं आपको बता रही हूँ INS निस्तार है। इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? ये पहली इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है? कि ये इंडिया में बनी है, ठीक है, और इसी की एक सिस्टर, एक अलग वर्जन, उसको सिस्टर बोला गया है INS स्टार की सिस्टर, जिसका नाम क्या है? निपुण, INS निपुण, वो बनी है। दोनों ही अंडर वाटर ऑपरेशन के लिए बने, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे स्पेशल मेंशन कर गए, स्पेशल ग्रेड स्टील प्लेट लगाए गए, SAL ने दिए, तो SAL क्या करती है? स्टील बनाती है। अब स्टील बनता कैसे? स्टील आपको जमीन में नहीं मिल जाता। स्टील कैसे बनता है? जो हमारा लोहा होता है, आयरन, आप आयरन को प्योर जैसे आपको मिलता है उस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, लोहे को आप उस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, बिकॉज लोहा क्या होता है? सॉफ्ट नेचर में मिलता है। तो जो स्टील होता है वो लोहे, जब आयरन से लोहे से स्टील बनाया जाता है, और क्या करा जाता है? आयरन के अंदर थोड़ा सा कार्बन मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। आयरन के अंदर जब थोड़ा सा कार्बन मिक्स कर दूंगी तो ये इसको सॉफ्टनेस इसकी खत्म हो जाएगी और ये हार्ड और टफ हो जाएगा। तभी आपके क्या बन पाएंगे? खंबे बन पाएंगे, टूल्स बन पाएंगे, वेपन्स बन पाएंगे इस स्टील का यूज करके, ठीक है। अगर आप इसी स्टील के अंदर, इसी आयरन और कार्बन के अंदर थोड़ा सा क्रोमियम भी और डाल देंगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? तो वो स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। जैसे आपके स्टेनलेस स्टील के बर्तन आ रहे हैं कि इसमें जंग नहीं लगेगी, 10-15 साल तक कुछ नहीं होगा इसमें, तो वो क्या है? आपका स्टेनलेस स्टील। अगर आप थोड़ा सा उसमें क्रोमियम ऐड कर देंगे, ये जनरल नॉलेज की चीजें हैं, ये आपको इतनी तो पता होनी चाहिए। Which of the following state is not a part of National Waterway 1 of India? तो नेशनल वाटरवे, जैसे आपका नेशनल हाईवे है बहुत सारे हमारे, वैसे हमारे नेशनल वाटरवे बने, यानी कि ऐसे नदियों के थ्रू काटता हुआ, पानी के थ्रू काटता हुआ रास्ते बना रखे हैं, रूट्स बना रखे हैं, ठीक है, ROUT, रूट्स बना रखे हैं। अब ये जो रूट्स है, वाटर के थ्रू जो रूट्स है वो नेशनल वाटरवे कहलाएंगे। तो ऐसे भारत में कितने वाटरवे होंगे? 111, यानी कि आपके 111 वाटरवे है हमारे पास। जो इंपॉर्टेंट वाटरवे है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप देख रहे हैं, जो नेशनल वाटरवे 1 है, जिसपे क्वेश्चन आया हुआ है, वो गंगा से, भागीरथी से होता है, हुगली सिस्टम तक आपका कनेक्ट करता है, यानी कि प्रयागराज से शुरू होता है, हल्दिया पे खत्म होता है। प्रयागराज कहाँ पे? आपका यूपी से स्टार्ट होता है, ठीक। अब लॉन्गेस्ट कितना है? ये सबसे बड़ा है। इसमें नेशनल वाटरवे की बात, स्पेशल बात यह है कि इट इज द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, और ये 1620 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब ये आपको ये पता है क्या क्या नेशनल वाटर हाईवे, जैसे आपको पता है आपके रोड्स, आपकी रोड मिनिस्ट्री देखती है, तो आपका जो नेशनल वाटर हाईवे इसे कौन देखता है? इनवर्ड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? IWAI, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका, अगर आप दिल्ली वाले हैं तो यही है, पास में नोएडा पड़ जाता है आपका यूपी, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन कौन सी स्टेट नहीं, कौन सी स्टेट है इनमें से जो नहीं आ रही? क्या बिहार आ रही है? क्या उत्तर प्रदेश नहीं आ रही? क्या हिमाचल प्रदेश नहीं आ रही? क्या वेस्ट बंगाल नहीं आ रही? तो आप मैप देख रहे हैं, मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। इसको जूम इन करके भी देख सकते हैं कि नेशनल वाटर हाईवे मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और कहा यहाँ पे गंगा नदी आ रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये रेड डॉट से, और यहाँ पे जाके आपका खत्म हो रहा है। तो कौन सी स्टेट है जो नहीं फॉलो हो रही? उत्तर प्रदेश तो भाई दिख ही रहा है, उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हो रहा है, प्रयागराज, बिहार तो आएगा ही आएगा, उसके बाद वेस्ट बंगाल भी आएगा, तो हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश से गंगा बनना शुरू होती है और वो यहाँ पे नहीं आ रही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? हिमाचल प्रदेश।
हाँ, तो जून 1857 की बात है, विच, ठीक है, 1857 फिर से आ गया, वो रिवोल्ट वाला टाइम चल रहा है, ठीक है। तो विच क्वीन ऑफ झांसी की कौन सी क्वीन थी, रानी थी, जिन्होंने ज्वाइन करा सोल्जर को कि फाइट करेंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो जून 1857 झांसी किस रानी ने अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए सिपाहियों के साथ अपना हाथ मिलाया था? हर किसी को इसका नाम पता है, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। नहीं पता आप इसके बारे में याद कर लेना, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि इनकी जो लड़ाई हुई थी, मेन कॉज ये भी था, मेन कॉज यही था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाला, ठीक है। पॉलिसी पूरी एक्सप्लेन कर चुकी है इसे, पिछले वाले ऑप्शन है, उनका जो बेटा था वो अडॉप्टेड था, ठीक। आगे 29 में नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इकोनॉमिक स्टूडेंट है तो आपको पता होना चाहिए नाबार्ड क्या है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, ये कंप्लीटली गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट को अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, गांव के डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी काम करना होता है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जिसमें लोन देना है या लोन लेना है, कुछ भी है, वो सारा का सारा काम वो अपने नाबार्ड के थ्रू करवाती है। जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज को वो इम्प्लीमेंट करवाती है, ठीक है, ताकि वो आगे जाके चले, लगे, रूट लेवल पे काम हो, वो नाबार्ड के थ्रू ही करवाती है। नाबार्ड एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। एंड वाज एस्टैब्लिश इन 1982, साल लिखा हुआ है उसमें, 1982 में हुई थी, ठीक है। और क्या जानना है आपके इसके बारे में, कि मैं आपको वो भी बता देती हूँ, 1982 जुलाई था और 12 था, ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी, तो कौन सी कमिटी थी जिन्होंने इसका रिकमेंडेशन दिया था स्टार्टिंग में कि हाँ भी हमारे पास एक नाबार्ड सिस्टम जैसा कुछ होना चाहिए? तो उसका आपका नाम है बी शिवरम, शिवरम कमिटी, ठीक है। करेक्ट आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर संबलपुरी लैंग्वेज? देखिए संबलपुर क्या है, एक कल्चर है, तो उस कल्चर की ही एक लैंग्वेज है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य संबलपुरी भाषा के लिए जाना जाता है? तो बेसिकली क्या हुआ था आपका, ये जो कल्चर है कौन सी कम्युनिटी या कौन सी ट्राइब फॉलो करती है? भूलिया ट्राइब है, भूलिया कम्युनिटी, और ये मिलती कहाँ पे आपको? वेस्ट ओडिशा में। तो जब ओडिशा है तो वहीं का कल्चर है, तो करेक्ट आंसर इसका ये है। और ये बहुत ही फेमस क्यों हो गया था? बिकॉज संबलपुर, संबलपुर एक क्या है, साड़ी बांधने का इसमें कल्चर बहुत फेमस है, जो है उसमें बांधा विधि होती है, कि इसमें क्या होता है कि साड़ी को बुनाई से पहले, उसकी बुनाई होने से पहले जो उसका यौन है उसे क्या करा जाता है? रंग दिया जाता है, डाई कर दिया जाता है उसको, ठीक है। तो ये एक बार ये किसी फेमस पर्सन ने पहनी थी, और उसके बाद क्या होता है, इसकी काफी न्यूज में आना होगा, तो इसलिए उन्होंने पूछा होगा, ठीक है, ये रीजन हो सकता है। और इसको ये भी है कि इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है 2010 में। जीआई टैग का मतलब क्या होता है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, उसी उसी जगह की स्पेशलिटी है। तो हमारी इंडिया में और भी काफी चीजों को जीआई टैग मिला हुआ है, आप देखिए, तो जीआई टैग मुझे स्वीट्स का बताइए कि स्वीट को मिला हुआ है, ठीक है। राजस्थान में किन चीजों को जीआई टैग मिला हुआ है? कल्चर से रिलेटेड ऐसी चीजें जो एसोसिएटेड है उसी जगह से, तो वहां पे जीआई टैग दिए हुए हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी? जिसने, यही पार्टी थी जिसने बहुत ही बड़ा एंड तक रोल निभाया, अपने हमें आजादी दिलाई 1947 में, और सारे फ्रीडम फाइटर इसी के थ्रू फाइट करते। इसी में हमने मॉडरेट देखे, इसी में हमने एक्सट्रीमिस्ट देखे, इसी में हमने गांधीयन एरा के लोग देखे, गांधीयन के साथ जो लीडर इन्वॉल्व थे, और इसी में हमने हमारे मिलिट्री वाले बंदे देखे, सुभाष चंद्र बोस, ये सब के, जो फिर बाद में अलग हो गए थे, बट थे पार्ट कहीं ना कहीं इनका। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर ये माना जाता है कि यार इसमें तो सारे इंडियन से, इंडिया की लड़ाई करके, नहीं, इसका जो फाउंडर था वो इंडियन नहीं था, बनाया इसे एक ब्रिटिशर नहीं था, जिसका नाम क्या था? एओ ह्यूम। अब इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? W.O. बनर्जी। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं, वो प्रेसिडेंट भी पूछा हुआ है पिछले क्वेश्चंस में। और तो ये बनाई क्यों की थी? ये इसलिए बनाई की थी बिकॉज ये जो दौरान चल रहा था 1885 में, लोग धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो कोई चाहिए थे, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थे जो इंडियंस को सुने, जहाँ पे इंडियंस भी हो उसको सुने, उनकी सुनी जाए, क्यों, क्या चाहते हैं। तो वो फॉर्मेलिटी के लिए बनाया गया था ये, कि हाँ भी कुछ ब्रिटिशर्स भी कर रहे हैं आप इंडियंस के लिए,
तो उसके लिए AO ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। Okay, तो इनके क्या है, आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ सेशंस हुए थे बीच बीच में जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक 1907 में हुआ था आपका सूरत का, ठीक है, एक आपका 1916 है, अभी पीछे क्वेश्चन किया हमने लखनऊ का। फिर आपका एक 1929 बहुत फेमस हुआ था पूर्ण स्वराज की बात जिसमें हुई थी, ठीक है। और ये बनाई कहाँ गई थी, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी आपके बॉम्बे में, ठीक है। गुरु गोकुलदास तेजपाल करके एक संस्कृत यूनिवर्सिटी थी या संस्कृत कॉलेज था, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लिख लो, वहां बॉम्बे में ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी 1985 में। फिर इसके बाद जो पूर्ण स्वराज के बाद सीधा आपकी बात हुई थी 1931 में एक कराची में सेशन हुआ था। देन लास्ट 1942 में जब आ गया था आपका क्विट इंडिया, कि अब तो इंडिया को क्विट कर दो ब्रिटिशर्स। तो ये सब सेशन है इंपॉर्टेंट, इनके बारे में एक दो पॉइंटर्स आप पढ़ लेना। और 1907 में पहला क्या हुआ था, 1967, 1929 पूर्ण स्वराज किसके बीच में हुआ था, क्या हुआ था उस दिन, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैक्स डायरेक्टली पढ़ चुके हैं, पहले बता रही हूँ पढ़ चुके हैं। विच टैक्स इज डायरेक्टली पेड बाय इंडिविजुअल टू गवर्नमेंट, अभी स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कौन सा टैक्स होता है। टैक्स क्या होती है, जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है भारत सरकार को व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष और किस कर का भुगतान दिया जाता है। तो ये कर होता है जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, हम लोगों से कलेक्ट करती है। तो डायरेक्टली मेरे घर पे तो लेने आती नहीं है, तो कैसे आती है, या तो डायरेक्टली देंगे हम इसको ऑनलाइन, या मैं इनडायरेक्टली दूंगी। तो आप देखते हैं, आप ITR फाइल करते हैं हर साल, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, एक सैलरी एम्प्लॉय, एक बिजनेसमैन ITR फाइल करता है, अपनी पर्सनल इनकम डिस्क्लोज करता है, उस पर टैक्स देता है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके देगा, ठीक है। इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उस पर जाके देगा हर साल। और जो इनडायरेक्टली, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, 5 रुपए का आपने चिप्स खरीदा, अगर उसमें 2 रुपए टैक्स था, तो वो जो 2 रुपए टैक्स था वो उस दुकान वाला या वो रिटेलर या होलसेलर क्या करेगा, तो गवर्नमेंट को जाके सबमिट करेगा। तो वो जो टैक्स आप गवर्नमेंट को सबमिट कर रहे हैं, वो आप मैंने खरीदा, मैंने दिया, लेकिन मैं डायरेक्टली जाके नहीं दे रही, तो उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्टली। तो किस तरह के टैक्स इनडायरेक्टली दिए जा रहे हैं, अभी हमने पढ़ लिया कि GST लगा हुआ है सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे, और उसने सारे इनडायरेक्ट टैक्स को हटा के एक ही टैक्स बनाया गया, GST। तो GST इज योर इनडायरेक्ट टैक्स विच इज पेड बाय द गवर्नमेंट। क्वेश्चन में पूछा विच इज पेड डायरेक्टली, तो अभी मैंने बताया इनकम टैक्स है जो हम डायरेक्टली पे करते हैं, तो इनकम टैक्स इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन विच ईयर वर द लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीवी आइलैंड है, ये हमारे ऑफिशियली रीनेम एज लक्षद्वीप, ठीक है। तो जो लक्षद्वीप आइलैंड है हमारा कहाँ है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। ये केरला का कोस्ट, केरला की कोस्ट से यहाँ पे ये आइलैंड बने हैं, और इन आइलैंड की जूम इन पिक्चर है, ये आपकी जूम इन पिक्चर है, ये पूरा लक्षद्वीप है। तो आपको जो 2 इसमें इंपॉर्टेंट आइलैंड है वो है आपके ये वाले, कि सबसे ऊपर नॉर्थ में जो मिलता है आपको ये मिलता है अमीनदीवी, नीचे साउथ में आपको मिनिकॉय मिलता है, बिल्कुल नॉर्थ सबसे ऊपर ये है, सबसे नीचे मिनिकॉय है। तो इस समय जितने भी आपके टोटल 36 आइलैंड लाए करते हैं, और 36 आइलैंड को क्या नाम दिया गया, लक्षद्वीप का नाम दिया गया। ये कब दिया गया, 1956 में दिया गया, जब हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आया था उसी दौरान, कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन सारी स्टेट सारी यूनियन टेरिटरी को हम वो कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे उनकी, कि कहाँ कहाँ कितनी दिल्ली होगी, कितना यूपी है, कितना बिहार है, ये सब डिफाइन कर रहे थे। तो लक्षद्वीप में 36 आइलैंड है, ध्यान रखना है, और 10 इनहैबिटेंट है, यानी कि 10 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल प्लेसेस है। और इसके बारे में इतना ही है। केरला के सामने है, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, और ये भी ध्यान रखना, हमारा जो यूनियन टेरिटरी है उसकी जो हाई कोर्ट है वो कहाँ का है, ठीक है, लक्षद्वीप का कहाँ है, केरला में। आप मुझे अंडमान निकोबार का बताइए कमेंट में, कि अंडमान और निकोबार का आइलैंड हाई कोर्ट किधर एस्टैब्लिश है। अगर कोई केस से रिलेटेड क्वेरी आती है तो अंडमान निकोबार के लोग कहाँ सूट फाइल करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स असिस्ट इन साउंड प्रोडक्शन, ठीक है, कार्टिलेजिनस माने कार्टिलेज से बनी है, आपकी हड्डी से रिलेटेड है, एंड इज देयरफॉर कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। उसने आंसर में ही क्वेश्चन में ही उसका कहीं ना कहीं आंसर छुपा है, वॉइस बॉक्स नाम है उस चीज का दोबारा जो बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी उपस्थित पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है, और इसलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। तो आपकी कॉर्निया है, फारिंक्स है,
या लानेक्स है या कोकिला है, यानी कि कर्णावृत है, कंठ है, ग्रसनी है, कोन्या है। मैंने डायग्राम बता रखा है बिकॉज इमेज माइंड में एक बार छप जाती है तो चीजें याद रह जाती है। तो यहाँ पे आपको फार्निक्स दिख रहा है, ये हमारे स्कल से नीचे से स्टार्ट होता है और ये आपके यहाँ पे लार्निक्स में कनेक्ट होता है। लार्निक्स आपको दिख रहा है जिसकी वजह से आपकी आवाज निकलती है, ठीक है। वॉइस बॉक्स है जो लड़कों में तो दिखता भी है, लड़कों में विजिबल भी होता है, लड़कियों में थोड़ा सा छोटा रह जाता है। क्यों? लड़कों का जब बड़ा होता है ये, तो इसकी वजह से क्या होती है, लड़कों की आवाज थोड़ी होर्स और थोड़ी सी भारी सी होती है, और लड़कियों में छोटा होता है, लड़कियों की थोड़ी पिच तीखी आवाज होती है, वो थोड़ी ज्यादा होती है। तो आंसर वॉइस बॉक्स उसने खुद ही बोल देता, आंसर तो मुझे मिल गया। फार्निक्स क्या होता है मुझे दिख गया। कोनिया क्या होता है, आपकी जो आंख होती है, ठीक है, आंख में हल्का सा यहाँ बाहर है, तो ये जो पोर्शन है सबसे पहली लेयर, सबसे पहली ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट लेयर जो बनी हुई है, जिसमें सबसे पहले जो आंख में लाइट पड़ती है वो इसी के थ्रू होती हुई जाती है, वो क्या है आपकी आंख की कोर्निया। लास्ट बचा कोकिला। नीचे डायग्राम देखिए, आपको आपसे मैं बात कर रही हूँ, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तो जो आपकी ये आवाज है ये क्या है, साउंड एनर्जी, ठीक है, ये ऊर्जा है। ये ऊर्जा आपके कानों में जा रही है, ठीक है। जैसे ही कानों में जा रही है, ये सबसे पहले क्या कराएगी, ईयर ड्रम से होती हुई इस कोकिला हड्डी से बनी हुई है, इस कोकिला से टकराएगी, और ये क्या करेगी, साउंड एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को क्या बनाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि आपका ब्रेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही सेंस कर सकता है। साउंड एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल से आपकी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। Which level of पंचायती राज is directly connected to people at the grassroots level, यानी कि ग्रासरूट लेवल क्या होता है, जहां अगर आपकी एक कोई XYZ गांव की बात हो रही है, उस गांव के लोगों से कौन सा लेवल ऑफ पंचायत है जो कनेक्ट है। पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि पंचायती राज के लेवल कितने हैं। पंचायती राज के 3 लेवल है, प्रीवियस वीडियो देखी है तो मैं डिटेल में बता चुकी हूँ, उसमें भी लेवल नहीं पूछा था, बट मैंने आपको बोला था कि जरूरी नहीं है कि आप यही क्वेश्चन आएगा, उस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, ठीक है। मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर आपका है एक जिला आता है, ठीक है, आपका गांव सबसे नीचे, गांव के ऊपर ब्लॉक्स आ गए, फिर वो ब्लॉक एक पूरे जिले में होते हैं, जिलों को ब्लॉक्स में बांटा है, ब्लॉक्स के अंदर गांव को बांटा है, ठीक है। और तो यहाँ पे आती है पंचायत समिति, उसके नीचे आती है आपकी ग्राम पंचायत, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो होगा, सबसे नीचे लेवल पे जो काम कर रहा होगा वही विलेजर से बात करेगा, और ग्राम पंचायत को बनाता कौन है, ग्राम सभा बनाती है, और ग्राम सभा को कौन बनाता है, भाई जैसे हम वोट करने जाते हैं 18+, तो जितने भी एडल्ट है गांव के वो ग्राम सभा का मेंबर के पार्ट होते हैं, और वो सिलेक्ट करके अपने ग्राम पंचायत को, 5 पंचायत को चूज करते हैं, ठीक है। तो वही विलेजर्स की सीधा डायरेक्टली बात करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब भी आप पंचायती राज जैसे आप सुनेंगे, आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान याद आना चाहिए कि पंचायती राज की बात हो कहाँ रही है। पंचायती राज कौन से पार्ट में है, हमारे 9th पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें कौन से शेड्यूल में इसके बारे में बात है, 11th शेड्यूल में इसके बारे में बात है। कौन से आर्टिकल है आपके, 243 से खत्म स्टार्ट होके 243 ओ पे खत्म हो जाते हैं। तो पंचायती राज तो यहाँ तक हो गया। फिर आपको रूरल एरिया में कौन काम करता है, पंचायती राज करता है, लेकिन अर्बन एरिया में कौन काम करता है, म्युनिसिपैलिटी MCD काम करती है। तो इसी के बाद 243 पी से कौन स्टार्ट होता है, MCD स्टार्ट होता है, और वो खत्म कहाँ होता है, 243 ZG पे खत्म होता है, ठीक है। MCD खत्म हो गया। फिर इसके बाद ये कौन सा है आपका, 9th है, और MCD कौन से पार्ट में है, 9th A पार्ट में है। तो 9th B भी बना रखा है हमारे संविधान ने, और वो किसको दे रखा है, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे रखा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी स्टार्ट होती है 243 ZH से, और कहाँ खत्म होगी, 243 ZT पे। इतना आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, पॉइंटर्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो। टीनेजर सफर फ्रॉम फ्रीक्वेंट मसल क्रैम्प, तो एक टीनेजर है उसको मसल्स में क्रैम्प हो रहे हैं, ठीक है।
बार बार उसकी मांसपेशियों में ऐंठन हो रही है, एंड इज एडवाइज टू चेंज हिज डाइट। तो उसको डॉक्टर ने बोला जाके अपना थोड़ा खाना पीना ठीक करो। तो डॉक्टर ने क्या क्या एडवाइस दी होगी, विच डाइटरी चेंज वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू एड्रेस द डेफिशिएंसी। तो उसको ये जो कमी हो रही है किस कमी की वजह से हो रही है और प्रॉब्लम जो हो रही है तो उसको क्या खाना हो जिससे वो ठीक हो जाए। तो एक किशोर है, बार बार उसकी मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या आ जाती है, उसके अपने आहार बदलने की सलाह दी गई है। इस समस्या का मूल कारण पोषक तत्वों की कमी हो गई है। कौन से पोषक तत्व कम हो गए ये हमें बताने हैं। तो क्या करेगा वो, कार्बोहाइड्रेट खाना स्टार्ट कर दे, ब्रेड और राइस, ज्यादा चावल खाए ज्यादा ब्रेड खाए। ब्रेड और राइस तो वैसे अवॉइड किया जाता है, इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट फैटी हो जाएगा। इंक्रीज इनटेक ऑफ फैट रिच फूड, यानी कि बटर और ऑयल खाए, मक्खन और तेल घी खाए, इससे हो जाएगा सही। या प्रोटीन रिच फूड खाए, लीन रेड मीट खाए, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाए, इससे सही हो जाएगा। या पोटेशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम खाए। ठीक है, पोटेशियम का सिंबल पता है, थोड़ी साइंस पढ़ी थी 9th-10th में। पोटेशियम के, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg। अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाती है तो आपका जो नर्व सिस्टम है, नर्व इंपल्स सिस्टम, ठीक है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट होना, मसल टाइट होना, ठीक है, ये सिस्टम खराब होने लग जाएगा। नर्व इंपल्स सिस्टम क्या है, जैसे आपने किसी गर्म चीज को टच किया तो वो टच करके आपके माइंड में मैसेज जाएगा कि हाँ भाई वो चीज गर्म थी, मुझे हाथ उठाना है। तो वो नर्व इंपल्स सिस्टम पोटेशियम की कमी से वीक हो जाएगा। और कैल्शियम की कमी होगी तो आपकी बॉडी की जो बोन्स है उनकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी माने जो उसमें घनत्व तत्व है वो जिससे बनी हुई है, जिससे मोटी है, जिससे वो हार्ड है, तो वो धीरे धीरे वीक खाली होने लग जाएगी। कैल्शियम की कमी हो जाओ, अगर आपको कोई चोट लगे, आप टकराए और गिर गए, आपकी हड्डी टूटने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। कैल्शियम की कमी से ये होने लग जाता है। मैग्नीशियम की कमी अगर आ जाए तो आपकी सीधा इसका डायरेक्ट आंसर है मसल क्रैम्प हो जाएंगे। मैग्नीशियम कमी आ जाए तो ऐंठन होने लग जाएगी आपको मसल में। तो इंक्रीज इन इनटेक ऑफ फूड रिच इन मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम इसका करेक्ट आंसर है। तीनों की कमी से क्या क्या होता है मैंने आपको बता दिया। आगे, द गोल्डन कोऑर्डिनेटर हाईवे प्रोजेक्ट इन इंडिया कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, यानी कि भारत में एक हाईवे प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब ये हाईवे प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था जो भी रोड से रिलेटेड काम है कौन करते हैं, NAIA, नेशनल, जैसे आपका पीछे बताया था नेशनल वाटरवे कौन ध्यान रखता है, ये कौन ध्यान रखेगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका ध्यान रखेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया निम्नलिखित से किन शहरों को जोड़ती है, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, या मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद। तो आपको सामने मैप है, क्योंकि इमेज के थ्रू चीजें याद रहेंगी। तो सामने आपको दिल्ली ये दिख रहा, मुंबई ये दिख रहा, चेन्नई ये दिख रहा, कोलकाता यहाँ दिख रहा। तो कोई ऑप्शन है जिसमें ये चारों मुझे दिख रहे हैं, मैम बी ऑप्शन है। तो यस, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। कौन किस अथॉरिटी में, ये अथॉरिटी की इसकी ड्यूटी थी, जिसने डिजाइन किया था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप इंपॉर्टेंट क्या याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट अपने नेशनल हाईवे याद करिए, कौन कौन से हमारे है, लॉन्गेस्ट कौन सा है याद करिए। और ये कितने किलोमीटर का है मैं इसमें बता देती हूँ आपको, 5846 किलोमीटर का है ये। ठीक है, 1999 के टाइम पे आया था, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, और जब 1990 में तो उसी टाइम बन के खत्म नहीं हो गया था, एक साल में नहीं हो गया था इतना बड़ा प्रोजेक्ट। 1999 में स्टार्ट हुआ था और ये कहीं ना कहीं आपका जाके 2012 में फिनिश्ड हुआ था। और ये आपका फिफ्थ नंबर पे है, ये लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट। तो फर्स्ट कौन है बताइए कमेंट सेक्शन में। Which of the following nutrient are required in small amount in our diet and their deficiency causes specific disease? इसका मतलब ये है कि कौन सी ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपको थोड़े थोड़े अमाउंट में रोज लेते रहना चाहिए, अगर उसकी कमी हो जाए तो कोई ना कोई बीमारी तो आप फेस करोगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा पोषक हमारे आहार में अल्प मात्रा में आवश्यक होता है और उनकी हीनता के होने की वजह से विशिष्ट रोगों का कारण बन सकते हैं। लिपिड, कोई विटामिन की कमी हो गई, ठीक है, देन आपका पॉलीसेकेराइड या प्रोटीन। तो आपको बहुत सुना होगा यार विटामिन बी की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी होगी। विटामिन डी तो आजकल बहुत ही चल रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, विटामिन डी आप किससे मिलता है, सोलर एनर्जी से मिलता है, आपको अपने सन से मिलता है।
और लोगों का आजकल काम करने का स्ट्रक्चर ही ऐसा हो गया है, सुबह उठ के ऑफिस, ऑफिस में 10-12 घंटे वो अंदर ही रहते हैं, एसी में रहते, देन 1 घंटा बाहर निकल के सीधा घर, फिर घर में सोना, फिर ऑफिस, फिर घर। तो वो सोलर एनर्जी तो कभी ले ही नहीं पाते, सन की ऊर्जा कब लोगे आप? ठीक है, तो विटामिन डी की इतनी कमी होने लग गई, तो विटामिन डी की कमी होती क्या हो जाएगा? बच्चों में इरिटेट्स होने लग जाएंगे, ठीक है, हड्डियां कमजोर होने लग जाएंगी, आप कोई भी खाना खाओगे तो आपको जल्दी लगेगा नहीं, प्रोटीन लगेगा नहीं। तो विटामिन ए की कमी मैंने सारे लिख दिए क्योंकि सब पता होना चाहिए। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, ड्राई आईज हो सकती है। विटामिन बी1 की कमी से क्या हो सकती है? नर्व एंड हार्ट रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं। विटामिन बी2 से स्किन क्रैक और सोर थ्रोट हो सकता है, गले में बार बार दर्द होना। ठीक है, विटामिन बी3 से डायरिया हो सकता है, डेथ तक हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी आपको चीजें पता होनी चाहिए। विटामिन के कम हो गया तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगी जगह जगह से। ठीक है, ब्लड कंट्रोल, क्लोटिंग नहीं हो पाएगी आपके ब्लड में। नेक्स्ट, Which of the following compound is commonly found in tea? Act as a mild stimulant, हल्का सा स्टिमुलेंट करता है, and may have diuretic effect. तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सामान्यतः चाय में पाया जाता है जो मृदु उद्दीपक के रूप में कार्य करता है और मूत्र प्रभाव डाल सकता है? ये डायरेटिक इफेक्ट क्या होता है? ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, बहुत बहुत ही सिंपल है। क्या हो जाता है? यूरिन। तो यूरिन का जो फ्लो होता है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, बार बार यूरिन आ सकता है, सिंपल। तो चाय में क्या मिलता है? सबने बहुत सुना है, कैफीन 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 मिलता है। कैफीन तो मिलता है, और हाँ, कैफीन अगर ऑप्शन होता है तो करेक्ट आंसर होता कि हाँ भी वो स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। स्टिमुलेंट क्या होता है? एकदम आपका ना सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, एकदम जैसे आप चाय पीते ना, कहते हैं ज्यादा कॉफी पी ली तो नींद नहीं आ रही, ठीक है, चाय पी लो थकान हो रही है, तो आप एकदम सीएनएस, आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा एक्टिव हो जाता है, आप थोड़े से वो हो जाते हो, एनर्जेटिक से हो जाते हो, तो वो चाय पी के आ जाता है क्योंकि उसमें कैफीन प्रेजेंट होता है। लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज बहुत ज्यादा एक्टिव होना भी अच्छा नहीं है। तो ये अगर कैफीन की बात नहीं हो रही तो एक दूसरी चीज मिलती है चाय में जिसको हम थियोब्रोमाइन बोलते हैं, ये भी सेम काम करता है, बहुत ही थोड़े मात्रा में होता है, पर ये होता है। तो इससे भी ये सेम स्टिमुलेंट देता है और डायरेक्ट इफेक्ट इससे इंक्रीज हो जाता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कैफीन कॉफी में भी होता है, ठीक है। द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू ट्रेवल अब्रॉड रिकॉग्नाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यानी कि बंदे को इधर उधर घूमना, नॉट जस्ट इन इंडिया, बाहर, इंडिया से बाहर आने जाने की फ्रीडम है, ये उसका पर्सनल लिबर्टी, ये मेरा पर्सनल राइट है। ठीक, तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने किस कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि लिखा हुआ है, मतलब कि उसके उस कॉन्स्टिट्यूशन में उस आर्टिकल की वजह से हमें ये पर्सनल लिबर्टी मिलती कहीं भी आने जाने की। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के भाग के रूप में सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रहा था, कौन से पार्ट में आता है बता रहा था, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। स्वतंत्रता के भाग के रूप में मान्यता प्राप्त विदेश यात्रा करने का व्यक्ति का अधिकार है, ये भारत के संविधान की कौन से अनुच्छेद में बता रहा था? तो आपको एक तो मैंने आपको बता रहा था कि आर्टिकल 19 में बता रहा था कि फ्रीडम टू ट्रेवल है इधर उधर, ठीक है, विद इन इंडिया। यहाँ विद इन इंडिया की बात नहीं हो रही, तो मैं 19 को तो नहीं टिक करूंगी। पर्सनल लिबर्टी जहां मुझे दिख जाए वहां मुझे आंख बंद करके ब्लाइंडली आर्टिकल 21 पे टिक करके आना। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपका आर्टिकल 21 है। राइट टू लाइफ का मतलब ये होता है कि आपको पूरा हक है प्रॉपर एजुकेशन लेने का, अच्छी साफ सुथरी जगह में रहने का। अगर आपको वो नहीं मिल रहा तो आप आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट पे जाके अंडर व्हाट आर्टिकल, कमेंट सेक्शन में बताइए किस आर्टिकल के अंडर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। So that's it for today. आज के लिए इतना ही। Thank you so much for listening. कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, you can coordinate on Insta, you can coordinate on WhatsApp, you can coordinate via Telegram. Okay. Thank you so much.